नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम के दोहे की ये पंक्तियां सच्चाई से काफी हद तक जुड़ी हैं, क्योंकि एक बार किसी रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं बनता और फिर उस रिश्ते की छोटी छोटी बात पर बिगड़ने की आशंका रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम रिश्तों की बात क्यों कर रहे हैं, भला राजनीतिक चर्चा से रिश्तों का क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि राजनीति और रिश्ते एक दूसरे के पूरक हैं। खासकर समाजवादी पार्टी, जो कि एक तरह से परिवार की पार्टी कही जाती है, उसमें फिर से रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं। आज जिस तरह से लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में सपा के ज्यादातर विधायक पहुंचे, लेकिन प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। वैसे शिवपाल यादव प्रसपा प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने सपा के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। तो माना जा रहा था कि उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया जाएगा, लेकिन बैठक में शिवपाल यादव नहीं बुलाए गए। अब बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, जिससे राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। शिवपाल यादव के इसके बाद बयान जारी कर एक बार फिर अपने सख्त तेवर उन्होंने दिखा दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो जल्द ही आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे और वहीं सपा की ओर से इस पर सफाई दी गई है कि ये बैठक विधायक दल की थी। चूंकि शिवपाल का दल प्रसपा है, इसीलिए उनके साथ 28 मार्च को बैठक की जाएगी। लेकिन चीज जो आज निकलकर सामने आई है वो सपा परिवार में रार। भले ही चुनाव अभियान में दोनों चाचा भतीजे साथ दिखाई दिए हों, बस में एक साथ नजर आए हों, लेकिन आज इसकी कलई खुलती हुई दिखाई दी है। वैसे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को चुनाव प्रचार से दूर ही रखा था। वो मैनपुरी छोड़कर कहीं प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। यानी कि रिश्तों में गांठ अभी भी पड़ी हुई है और आगे चलकर ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है और फिर से 2017 वाली स्थिति आ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं कि परिवार में रार, क्या शिवपाल हुए नाराज? शिवपाल की नाराजगी क्या फिर चाचा भतीजे में बनेगी दूरी? से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और अब ये तो सब राष्ट्रीय नेतृत्व तो समझे। अब जब मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, तो आगे बहुत समय आएंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं कहना। समाजवादी पार्टी के आज विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, सर्वसम्मत से चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की कार्यवाही विधानसभा में होगी, पार्टी लिखकर भेजेगी। नेता प्रतिपक्ष का चयन हमारे सभी सहयोगी दल के माननीय नेताओं को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सहयोगी दलों के विधायकों को 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित किया है। सब लोग 28 तारीख को आएंगे और 28 तारीख को सदन की कार्यवाही के बारे में चर्चा होगी और सब लोग सामूहिक रूप से जनता की समस्याओं को सदन के अंदर किस प्रकार उठाएंगे, वो चर्चा 28 तारीख को भी सहयोगी दलों के साथ हो जाएगी। तो शिवपाल यादव को आज की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सफाई भी दी जा रही है, लेकिन क्या ये सवाल जायज़ है या जो सफाई दी जा रही है वो सही है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जुड़ रहे हैं, प्रसपा प्रवक्ता डीपी यादव और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर और हमेशा की तरह मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील आप ही से। आज ये जो बैठक हुई विधायक दल की बैठक, लेकिन इसमें शिवपाल यादव नहीं पहुंचे। इसको लेकर नाराजगी भी दिख रही है शिवपाल यादव की तरफ से और सफाई भी सपा की तरफ से दी गई है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहेंगे इसको देखकर? कोमल जी, ये तो चुनाव के समय से ही ऐसा दिख रहा था कि चुनाव के समय से ही शिवपाल जी संतुष्ट नहीं है। कई बार उन्होंने इशारों में कहा भी कि कितनी सीटें उन्होंने मांगी थीं और कितनी सीटें उनको दी, और बाद में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जब वो लड़े तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि मेरी 1-2 बार उनसे बात हुई,
बिल्कुल टूटे हुए थे और कह सकते हैं कि सम्मान तरीके से उन्होंने समझौता किया, कार्यकर्ताओं के लिए समझौता किया। तो अपनी खुद की बात की जाए तो जो उम्मीद उनको लग रही थी कि जिस सम्मान के साथ उनको आना चाहिए था वापस समाजवादी पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि 10 भी सम्मान उनको वापस समाजवादी पार्टी में आकर के मिला। तमाम मंचों पे आपने देखा होगा कि बस में जो बैठने की स्थिति थी वो किस तरीके से बैठे थे, कैसी रैलियों में बातें कहीं, या तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए अखिलेश यादव जी से शिवपाल जी से, तो शिवपाल यादव जी को ज़्यादा % वोट अखिलेश जी के अपेक्षा मिला, जबकि अखिलेश जी के सामने केवल भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और शिवपाल यादव के साथ सारी पार्टियों ने प्रत्याशी खड़े किए थे। या सारे, चाहे बैलेट पेपर की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव जी के अपेक्षा ज़्यादा वोट मिले, वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो ज़्यादा % वोट मिला। और मैं बिल्कुल मैनपुरी क्षेत्र की बात कहूँ, अब से जो मैं समीक्षा कर पा रहा हूँ, आज भी कार्यकर्ताओं के दिलों में अखिलेश जी की अपेक्षा शिवपाल जी बस। शिवपाल जी का जो सम्मान है कार्यकर्ताओं में, और मैं कह रहा हूँ जुझारू जो कार्यकर्ता हैं या जुझारू जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं, आज भी शिवपाल जी का सम्मान वो करते हैं। निश्चित तौर से कोई भी डिसीजन किसी भी समय लिया गया हो, चाहे पार्टी से अलग रहे हों, चाहे नई पार्टी बनाई हो, चाहे पुनः वापसी रही हो, ये सब हो सकता है, लेकिन जो दिल मिलने चाहिए थे, ईमानदारी से जो चीज़ें होनी चाहिए थे, वो मुझे नहीं लगता कि हुई, केवल दिखाने के लिए हुई। किसी तरीके से चाचा जी ने कम से कम, मैं कह रहा हूँ 2017 के बाद सैकड़ों बार ये मंचों से कहा होगा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता हूँ, समझौता करना चाहता हूँ, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से जो बार बार हठधर्मिता दिखाई जा रही थी, कोई सम्मान तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा था। आखिर में पार्टी छोड़िए आप, वो आपके चाचा हैं, आपने पाला बढ़ाया उनको, सारी पार्टी समाजवादी पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि शिवपाल जी का उसमें बहुत योगदान है, ये अखिलेश जी को नहीं भूलना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरीके का पॉलिटिकल या राजनीतिक गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा से कोने में उनको चाचा की तरह सम्मान तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं प्रसपा प्रवक्ता डीपी यादव जी के पास जाना चाहूँगी। डीपी जी, हम अगर बात कर रहे हैं आज के इस बैठक को लेकर, और शिवपाल यादव जी की तरफ से कहा गया कि मैं पूरी तरह से तैयार था, 2 दिन से इंतजार कर रहा था, अपने सारे कार्यक्रम मैंने रद्द भी किए, लेकिन मुझे बुलावा नहीं आया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी? प्रदेश की राजनीति में अगर कोई त्याग और संघर्ष की प्रतिमूर्ति है तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। उन्होंने जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन है, गैर भाजपावाद का नारा मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने हर त्याग और संघर्ष करने की तैयारी कर ली थी। वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे जनता त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, कहीं न कहीं किसान त्रस्त है, वो सरकार जल्द से जल्द हटे, 2022 में इस समाजवादी गठबंधन की सरकार बने। निश्चित रूप से देखिए, आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक थी और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी के सिंबल पे, जो साइकिल सिंबल है, उसके विधायक चुने गए थे, तो वो चाहते थे कि उस बैठक में जाएं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने बुलाया नहीं या उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, तो ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्यों नहीं बुलाया। लेकिन आज भी हमारे नेता संघर्ष करने के लिए तैयार है और वो भाजपा को कहीं ना कहीं जो जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अभी पहले सपा और बसपा को लेकर बात कर लेते हैं ना, कि ये जो गांठ पड़ी है रिश्ते में कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि आज जिस तरह से शिवपाल यादव ने कह दिया कि उन्हें बुलावा नहीं दिया गया, मैंने 2 दिन से अपने सारे ही काम छोड़ रखे थे, लेकिन आज उनसे निराश हूं मैं। जी देखिए, आज बैठक निश्चित थी। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की नेताओं की जो नवनिर्वाचित विधायक थे, उनकी बैठक होनी थी, तो कहीं न कहीं हमारे नेता को भी उम्मीद थी कि हमने साइकिल सिंबल का चुनाव लड़ा है। लेकिन अब वो एक बात कह रहे हैं कि इसमें जो है गठबंधन के जो नेता हैं उनको नहीं बुलाया गया है। तो अब देखिए आगे की रणनीति उनकी क्या है, कैसे वो आगे की जो बैठकें होती हैं उसको करते हैं। हमारे नेता इंतजार कर रहे हैं और उसके अनुसार हमारी रणनीति बनेगी, किस प्रकार से आगे हमको कदम उठाने हैं। गठबंधन की नीति सभी समझते हैं, लेकिन अगर हम शिवपाल यादव को देखें तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, उनको भी लेकर काफी ज्यादा हमेशा उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन अगर आज बात कर रहे हैं तो काफी नाराजगी दिखी है। फिलहाल मैं हमारे प्रोफेसर भुवन जोशी के पास जाना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता है। प्रोफेसर भुवन, क्या कारण रहा जो आज बुलावा नहीं दिया गया? क्या लग रहा है, क्यों आखिर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं?
बैठक थी वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जीत के आए समाजवादी पार्टी के, उनकी बैठक थी। गठबंधन की बैठक और गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अन्य पार्टियों के प्लस विधायक चुन के आए, उनकी बैठक 28 तारीख को पार्टी द्वारा आहूत की गई है। तो निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे कि माननीय शिवपाल जी हमारे बड़े आदरणीय हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। उनकी एक अपनी अलग पार्टी है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो अपनी सिंबल साइकिल से जरूर लड़े थे, लेकिन उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उसका ना तो कोई विलय हुआ है ना कुछ हुआ है, वो अपनी एक उनकी पार्टी अस्तित्व में है। और उस पार्टी के गठबंधन के तहत 28 तारीख को विधायकों की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अन्य पार्टियों के हैं उनकी बैठक अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई गई है और उनका सम्मान पहले भी था, आज भी था। और अभी मैं सुन रहा था अन्य लोगों को भी, एक चैनल में और भी था, भारतीय जनता पार्टी के लोग दुहाई दे रहे थे, गठबंधन का पार्ट पढ़ाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोगों को कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ वो गठबंधन की परिभाषा समाजवादी लोगों को ना समझाए। माननीय अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं और सम्मान केवल अपने सहयोगी का नहीं करते माननीय अखिलेश जी, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी सम्मान करने का वो काम करते हैं। और ये बिहार में जैसा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ किया है। हेलो, हाँ जी, आवाज साफ आ रही है मेरी? जी, आवाज साफ आ रही है? बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जैसा अपने गठबंधन धर्म को बिहार में निपटाया है, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को, ये पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। भुवन जी, हम दूसरे राज्यों में ना जाकर, दूसरे दलों पर ना जाकर अपनी ही बात कर लें। चलिए ठीक है, आपने गठबंधन की बात कही, एक प्रोफेशनल तौर पर देख लिया, लेकिन पर्सनल टर्म्स भी तो होते हैं। अगर कुछ समझाया जाता तो शायद आज शिवपाल यादव मीडिया के सामने ये ना कह रहे होते कि उन्हें बुलावा नहीं आया। 2 दिनों से उन्होंने अपने काम छोड़ रखे थे, इंतजार में थे वो। पार्टी का अधिकृत उम्मीदवारों की आज बैठक बुलाई गई है। 28 तारीख को गठबंधन के लोगों की बैठक बुलाई गई है। गठबंधन में उनका भी गठबंधन हुआ है पार्टी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, उनको सहसम्मान बुलाया जाएगा। लेकिन जो आज बैठक थी वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का, हमारे अपने नेता का चुनने का, विधानमंडल के दल का नेता चुनने का, इसकी बैठक थी। तो इसमें बैठक में अन्य राजनीतिक दल के, अन्य राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को कैसे बुलाया जा सकता है? चलिए इस पर मैं लौटूंगी, आपसे सवाल लूंगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े, उनकी भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। ओपी जी, आज की जो बैठक सपा की हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि नाराजगी तो हर तरफ से दिख रही है और फिलहाल तो अभी सपा प्रवक्ता बीजेपी को लेकर भी कहने लगे हैं। जी कोमल जी, ये जो आपने आज डिबेट रखा है, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम कुछ न टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, पद और कुर्सी को लेकर के हर जगह लड़ाई है। जितनी भी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस में देखिए 2019 के बाद आज तक कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बन पाया, केवल 2 गुटों के कारण, कि सोनिया जी बने, कि राहुल जी बने, कि प्रियंका जी बने। ये बात सत्य है। मैं पार्टी से परे बात करता हूं कि समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले और समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनके साथ शिवपाल यादव ने कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की मजबूत किया है। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी का पार्टी में प्रवेश होता है और किस प्रकार वो अपने पिता को वो किस प्रकार से गद्दी से उतार कर जबरदस्ती ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं, और समाजवादी पार्टी में उसी मुलायम सिंह यादव की मंच पर क्या दुर्गति हुई है, यह कहीं छिपी हुई बात नहीं है। अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश किया कि हमारा जो तनाव है, हमारी जो मतभेद है वो दूर हो, लेकिन अगर दूर होने की बजाय ये तकरार बढ़ता है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कोमल जी, मैंने ये बात इसलिए कहा कि आश्चर्यजनक नहीं है, जब से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं या नेता हुए हैं या पार्टी की कमान उनके हाथ में गई है, ये इन्होंने कभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले करार करते, वो 2 महीना 3 महीना पहले करार करते हैं और चुनाव के बाद उनका करार टूट जाता है। ये बात मैं डिबेट में कई बार कह चुका। 2017 में उत्तर प्रदेश में इन्होंने किससे समझौता किया? इन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ
तू मैं एक दूसरे के ऊपर आरोप, और उसके बाद हुआ क्या, जो कहते थे कि समान विचारधारा, वो दोनों कितनी दूरी खाई बनी। 2019 में आप देखिए किस प्रकार से बसपा और सपा का गठबंधन होता है, करार होता है, और चुनाव बीतने का एक सप्ताह भी नहीं बीता, रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही दोनों पार्टियों में खाई पड़ गई। उसी प्रकार से आप देखिएगा, ये जो इन्होंने 2022 में इन्होंने जिसको ये गठबंधन कहते हैं, मैं करार कहता हूं, चाहे जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, और चाहे जो है शिवपाल यादव हो, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर भी बोल चुके हैं, जयंत चौधरी भी खिलाफ बोल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो इतना तक इंटरव्यू दे दिया कि पहले चरण से ही मैं जानता था कि समाजवादी पार्टी हार रही है, लेकिन मैं करता क्या, मैं चूंकि एक गठबंधन में था इसलिए मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था। तो जिस पार्टी में गठबंधन या जिनको साथ लेके चल रहे उनके विचार इस तरह से है, तो वो इसको आसानी से समझा सकता है, क्योंकि ये जितने भी करार और गठबंधन हुए हैं, चाहे पारिवारिक हुए हो चाहे गैर पारिवारिक हुए, वो एक स्वार्थ के लिए हुए हैं, वो कुर्सी के लिए हुए हैं, वह सत्ता में काबिज करने के लिए हुए हैं, गठबंधन न कि विचारधारा के लिए हुए। मैं आपसे कहना, हेलो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओपी सिंह जी ने जिस तरह से बात शुरुआत करी, तो मुझे लगा कि आज चुनाव के बाद ये ठीक मूड में बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख का विषय होता है कि ये अपने जो दूसरे के परिवार में, दूसरे राजनीतिक दल के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मनोप्रवृत्ति है, इससे बाज नहीं आएंगे। मुझसे 100 चैनलों वालों ने कम से कम ये कल पूछा कि ये मंत्रिमंडल बनेगा, ये बनेगा, आपके क्या परिवार। मैंने एक समाजवादी होने के कारण मैंने एक ही कहा, सब चैनलों में यही कहा कि मैंने कहा ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का मामला है। हम लोग किसी के परिवार में और किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ये हमारे गठबंधन का मामला है। लेकिन परिवार का मामला घर में ही रहे तब ठीक है ना, मीडिया के सामने ना आए तब तो लोग कहेंगे ही। ओपी सिंह जी, हमें ये पाठ ना सिखाएं समाजवादियों को गठबंधन धर्म। एक मिनट सुन लीजिए, इनसे कहिए, ओपी सिंह जी ये गठबंधन का धर्म हमें ना सिखाइए। बिहार में आपको देख रहे हैं कैसे 3 विधायक लेके एक पार्टी को खत्म कर दिया। मैं कहता हूँ, मैं खुले मन से कहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, ये तो भस्मासुर है भारतीय जनता पार्टी वाले, जिसके साथ जाते हैं उसी पार्टी को खत्म कर देते हैं। ये जिस तरह से आपने बयान दिया, अच्छा होता तो अपने बारे में भी कुछ बोल ही लेते, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा परिवार का मामला है, परिवार के मामले कभी मीडिया के सामने नहीं लाए जाते हैं। अब शिवपाल यादव ने जो कह दिया मीडिया के सामने, वो वाकई में चर्चा का विषय बन चुका है। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बसपा प्रवक्ता को भी सुन लिया, सपा प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता, तीनों को ही सुन लिया। परिवार का मामला कहा जा रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है कि परिवार के अंदर की बात है और अंदरूनी बातों को ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता। लेकिन अब जब मीडिया के सामने शिवपाल यादव खुद ही आ गए हैं, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अब परिवार का मामला नहीं रहा है, ये रार बढ़ती ही जा रही है, माना भी नहीं जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक तो चलो हो गई है, लेकिन अब 28 मार्च की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को उसमें बुलाया जाएगा। क्या लगता है आपको कि स्वार्थ था तब तक तो महत्वता दी और उसके बाद सब खत्म? कॉमन देखो, पार्टी और विधायक दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपके सिंबल पर वो चुनाव लड़े हैं तो आज की स्थिति में वो आपकी पार्टी के विधायक हैं। बिल्कुल। और आज विधायक दल की मीटिंग थी। मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूं, कि शिवपाल जी को आज ससम्मान बुलाना जाना चाहिए, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के लोग लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़े, प्रसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, तो क्या वो अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या? जब जिस पार्टी से आपको चुना जाता है, जिस सिंबल से आपको चुना जाता है, उस पार्टी के ही आप मेंबर कहेंगे। आज प्रसपा की मीटिंग न सही, लेकिन विधायक दल की मीटिंग थी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में वो विधायक हैं, उनको बुलाना जाना चाहिए था। अब राजनीति है, कोई कुछ भी कहें, और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि समाजवादी पार्टी इन सब बातों को नकारेगी, क्योंकि चुनाव के समय नहीं, आप 2017 से 2022 के बीच का देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव की बात देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव से पहले भी, लोकसभा के चुनाव के बावजूद भी शिवपाल जी ने कई बार संकेतों में इशारे किए कि मैं समाज पार्टी में ही आना चाहता हूं, विलय भी करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन क्या अखिलेश जी ने इन 5 सालों में एक बार भी बुलाने के उनसे बैठ के बात करने का प्रयास किया क्या? दूसरी बात, इन सब चीज़ें जो राजनीति में होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अब विचार होना चाहिए कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कौन विभीषण बना हुआ है।
इस बात का जिक्र नहीं हो रहा। क्या जो बार बार प्रयास हो रहा है, उन प्रयास में बार बार कौन सेंध लगाता है? क्या कोई अखिलेश यादव जी के कान भरता है? क्या अखिलेश जी को कोई इस तरीके की बातें रखता है या प्रयास करता है कि क्या आपसे बड़े शिवपाल नेता हैं, या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव रहेंगे तो उनका कद आपसे बड़ा हो जाएगा? ये सारी चीजें हैं। मुझे पर बात करना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं यही डर अखिलेश यादव को सता रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है। और जिस तरीके से कांग्रेस में ये हाल है कि कांग्रेस में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन गांधी परिवार के मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि यदि हमने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो कहीं हमारी भूमिका खत्म न हो जाए। इन सब चीज़ों से कई भूमिका खत्म नहीं होती। 2004 और 2014 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, कभी गांधी परिवार की भूमिका खत्म नहीं हुई। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रहेंगे, पार्टी ने स्वीकार किया है। लेकिन जो यहाँ तक पार्टी लेके आया है आपके चाचा जी हैं, कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए थी। और यदि ऐसा आ भी गया, मैं मान भी लिया, तो तत्काल अखिलेश जी को शिवपाल जी से फोन पर वार्ता करनी चाहिए थी अभी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आपको 28 तारीख को बुलाया जाएगा। एक स्थिति क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब केवल बयानबाजी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बोलेंगे, फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, इससे दूरियां बढ़ेंगी। या दूरियां कम करने का प्रयास अखिलेश जी करें तो मुझे लगता है अभी तत्काल रात तक शिवपाल जी के पास जाना चाहिए, उनको बैठ के वार्ता करनी चाहिए। वो आपसे बड़े हैं, पार्टी यहां तक पहुंची है उनकी बदौलत पहुंची है। प्रसपा और समाजवादी पार्टी का छोड़ दीजिए, आपके वो चाचा जी हैं, आप जाइए मामला खत्म करिए। लेकिन केवल दूरियां बनाएंगे तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, जहां तक मेरा आकलन है, कि निश्चित तौर से कोई न कोई एक विभीषण है, इन्हीं के घर का विभीषण है। मैं नाम नहीं खोलूंगा, सब जानते हैं, भास्कर साहब भी जानते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन उस विभीषण पे कम से कम अखिलेश जी को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हकीकत अखिलेश जी भी जानते हैं कि इन सब बातों से समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, और कमजोर होने से बचाना है तो मुझे लगता है लेकिन के साथ कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएं, कांग्रेस के साथ गठबंधन देखा जाए, अखिलेश यादव जी का एक रिकॉर्ड रहा है कि इलेक्शंस खत्म, हार मिली, रिश्ता खत्म। और हम अगर शिवपाल यादव जी को देखें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी, बहुत मानते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव उनको। और कहीं ना कहीं ये भी शुरुआत से कहा जा रहा है, यही कयास लगाया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा डर है अखिलेश यादव में। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। मैं इस बात को दूसरी तरीके से देखता हूं कि एक युवा नेता इस प्रदेश का इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे घबरा नहीं रहा है। चाहे उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, चाहे बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, लोकदल से गठबंधन किया, ये राजनीति है। और मुझे लगता है इन सब चीजों से अखिलेश जी को सीखने को जरूर मिला होगा। और अभी उनकी उम्र बहुत है, ये सारी चीजें सीखेंगे, एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं कि जो इतनी जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करें, और वो भी राजनीतिक। छोटे मोटे बिजनेस के इससे तो होते रहते हैं, लेकिन जहां पूरा आप समझिए भविष्य दाव पे लगा हो, या ऐसे बीच में भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो उनका बड़प्पन है। और मैं कहूंगा कि इन सब चीजों की जगह राजनीति में होनी चाहिए। फायदेमंद की बात सारी देखो, आप देखो ना जम्मू कश्मीर में भाजपा ने किसके साथ समझौता किया, ये सब चीजें अलग हैं। अब ये महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज से हटके मैं यदि प्रसपा वाली बात पे आ जाऊं, तो अखिलेश जी को यदि अपने आप को मजबूत करना है तो बिना शिवपाल के मजबूत नहीं हो सकते, इस बात को मानना पड़ेगा। और फिरोजाबाद की लोकसभा सीट इनके लिए उदाहरण है कि राम गोपाल जी जहां कहीं जाते तक नहीं थे, मैंने उनको खेतों में जाते हुए देखा, मैंने उनको मेड़ों पर घूमते हुए देखा, तब भी वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए। वो राम गोपाल जी जो उनके चैम्बर में घुसने से लोग डरते थे। तो ये सब राम गोपाल जी को भी समझना पड़ेगा कि ठीक है, राजनीति हो गई, कोई कुछ कमियां रही होंगी, घर परिवार की बात है, घर परिवार में बैठ कर उनको सुलझाया जाए। और कहिए आज ही शिवपाल जी की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, निश्चित तौर से वो अंदर से बहुत दुखी हैं। वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। वन जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा। अभी सुनील जी जब बोल रहे थे तो विभीषण की बात हुई थी और आपने हामी भी भरी थी और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर देखी। ऐसा लगता है कि आप उस विभीषण का नाम जानते हैं, जरा इस पर भी जिक्र हो जाए। हमेशा रहती, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, वो मुस्कुराहट का लेसन पूरे देश को देते हैं। ये विषय नहीं है, मैं आज के विषय में बोलना चाहता हूँ। मैं आज के विषय में बोलना आज के विषय पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है पार्टी से प्रवक्ता हैं आप, तो विभीषण के बारे में भी जरूर जानते ही होंगे। देखिए, विभीषण का जिक्र तो ना तो मैंने करा है, आपके विशेषज्ञ साहब ने करा है, वो ही जानते होंगे। मैं तो जो आज का विषय है उस पर अपनी राय रखने के लिए बैठा हूँ। चलिए, राय रख दीजिए। नहीं भास्कर साहब, ये तो आप मानते ही है ना, कोई बार बार पास आते हैं और कोई न कोई उनको बार बार दूरी कर देता है।
और मुझे लगता है कोई एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति इन बातों को समझता और बिठाल के बात करता तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास नहीं आना देना चाहते। देखिए, आपका कद और पद बहुत बड़ा है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का छोटा सा सिपाही हूँ, और हमारी जो काम दिया जाता है पार्टी की तरफ से हम उसी को बोलने के अधिकृत है। ये आपका ज्यादा ज्ञान हो सकता है, ज्यादा आपका पार्टी के प्रति ज्यादा वो हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आज के विषय में बोलना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि सोचना तो पड़ता ही है, क्योंकि जब चीज़ें सामने आती हैं तो हर चीज़ के ख्याल आते हैं। लेकिन भुवन जी, आपसे अब ये भी जानेंगे कि किस तरह से मैनेज कीजिएगा अगर ये दूरियां बढ़ती हैं, क्योंकि प्रसपा सपा के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो जानते हैं। दूसरा कॉमन में मैं ये थोड़ा सा और कह दूं, ये भास्कर साहब भी जानते हैं ईमानदारी से कि भास्कर साहब भी जाएंगे शिवपाल जी के पास, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा मनाने की आवश्यकता है। वो बहुत मैं भी शिवपाल जी को पिछले 20 साल से जानता हूँ, भास्कर साहब भी जानते होंगे, पार्टी में हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये भी स्वीकार करेंगे इस बात को लेकर के कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे लोग हैं, और वो समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है तो शिवपाल जी का साथ होना बहुत जरूरी है। इस बात से भी भास्कर साहब सहमत होंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि माननीय शिवपाल जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो एक हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है उनके साथ, और निश्चित तौर पे उनको 28 तारीख को विधिवत रूप से जो निमंत्रण है वो मिलेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि 28 तारीख को बुलाया ही जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से किसी और दल की तरफ से ये बयान नहीं सामने आए हैं, शिवपाल यादव ने जब मीडिया के सामने ये बात रख दी है, उसको मैनेज करने की बात हो रही है। ये तो आप सफाई दी जा रही है कि 28 मार्च को तो ना चाहते हुए भी बुलाया जाएगा, क्योंकि गठबंधन दल को बुलाया जा रहा है। मैं बहुत साफ तरीके से बोल चुका हूँ, बार बार एक बात बोलना ना तो चैनल के लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। चैनल के लिए तो क्या अच्छा है क्या नहीं ये तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन पार्टी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं वो कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रसपा प्रवक्ता डीपी यादव जी के पास जाना चाहूंगी। डीपी जी, फिलहाल अब मैनेज करने की जब बात सामने आ ही गई है, 28 मार्च का वक्त बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव जी को उस दिन बुलाया जाएगा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल तौर पर, तो इस बैठक में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो किसी और दल के नेता हैं, और अगर पर्सनल टर्म की बात की जाए तो चाचा भतीजे के नाते बुलाना चाहिए था। यहाँ पर बैठक में बुलाने या न बुलाने की अब नहीं रह गई है। जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव, अभी मैं आपको बताया हूँ कि गैर भाजपावाद का नारा दिया था। अब चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जनता ने जनादेश दिया है, और कहीं ना कहीं समाजवादी जो गठबंधन था उसको विपक्ष में एक सशक्त, रचनात्मक और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया है जनता ने। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी ने बात, चाहे किसानों से हैं, मजदूरों से हैं, नौजवानों से हैं, गरीब से हैं, अब देखने वाली बात होती है। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय तो सड़क से लेकर के हमेशा संघर्ष, और जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम बेरोजगारों को, जो प्रदेश परिवार है उत्तर प्रदेश का, उसके हर एक सदस्य को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो उन्होंने दी। चलिए आप बने रहिए। ओपी सिंह जी, आपके पास आऊंगी। फिलहाल कई तरीके के तर्क वितर्क देख लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर जिस तरह से प्रसपा प्रवक्ता कह रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेकर भी हम बात कर ही लेते हैं। ओपी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद ओपी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क कर रही है, पूछिए। ओपी जी, मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल आवाज आपको सुनाई पड़ रही है मेरी? जी, अभी आपकी आवाज मिल रही। ओपी जी, लगातार कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज फिलहाल हम बात कर रहे थे सपा की बैठक को लेकर, लेकिन अभी प्रसपा प्रवक्ता बीजेपी की रणनीति और मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा उनको, फिलहाल क्या कुछ कहिएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है उसको बड़ी खूबसूरती से टालने के लिए ये उन मुद्दों पर आ गए हैं जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ चुके हैं। जो आपने सवाल उठाया है उस सवाल को इन्होंने दूसरी तरफ घुमाने के लिए उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिन मुद्दे पर चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, उसका जवाब तो इन्हें देना ही पड़ेगा। सुनिए, फिर भी
हाँ फिर भी मैं क्या कर, मेरी बात सुनिए, सरकार से पहले मैं कैबिनेट में हमारी बेरोजगारों पार्टी के लिए की रोजगार सत्ता के में जो अवसर है, नौकरियां हैं, जनता को उसके बारे में बात विपक्षी नहीं करनी दलों चाहिए को थी। ये, अरे भाई सुनो भाई डीपी यादव, सुनो यार डीपी यादव, सुन लो भैया। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं कोमल जी कि जनता को और विपक्षी पार्टी को पूरा हक है कि सरकार के कामकाज, रीत और नीति पर सवाल उठाए, और उठाना भी चाहिए। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सवालों का, चाहे वो जनता के बीच से उठी हो, चाहे वो विपक्षी दल की तरफ से उठी है, हम उसका समाधान करें। आप ये बताइए कि 2022 के चुनाव के पहले चाहे डीपी यादव की पार्टी हो, चाहे ये बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, जिन सवालों को उठाया, उन सवालों को हम जनता के बीच में ले गए, भागे तो नहीं ना, हम भागे तो नहीं उन सवालों से। अगर कानून व्यवस्था के सवाल उठाया तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम जाकर, बेरोजगारी का सवाल उठाया तो हम जनता के बीच में जाकर के उस सवाल का जवाब दिया कि नहीं बताया। जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे प्रदेश में लागू की गई, हम उन जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता में बताया कि नहीं बताया। अरे अगर आज के मुद्दे को लेकर के आज के मुद्दे को लेकर के एक सवाल है मेरा आपसे। ठीक है ओपी जी, सुनील जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जैसे 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल को लेकर के साधा गया है कि 2024 में कैसे तैयारी रहेगी, तो क्या लगता है कि जो आज का प्रकरण है, क्या शिवपाल जी को भी साधने का प्रयास करेंगे 2024 के लिए? नहीं, हमारा तो सबका साथ सबका विकास। अरे देखिए, मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अर्पणा यादव खुद आ चुकी हैं और उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रवाद प्यारा है, परिवारवाद की जगह हमको राष्ट्रवाद प्यारा है, तो वो तो आ चुकी हैं। कल शिवपाल जी भी आते हैं, राम गोपाल जी भी आते हैं, तो आप स्वागत करेंगे। आप गले लगाएंगे क्या? आप गले लगाएंगे क्या शिवपाल जी को? बिल्कुल लगाएंगे। और जो जांचें चल रही हैं गोमती नगर, जो जांचें चल रही हैं गोमती नगर फ्रंट, जो जांचें चल रही हैं शिवपाल जी के खिलाफ, जो लोक निर्माण मंत्री रहते हुए जो जांचें हुई थी, क्या उनको फाइल बंद हो जाएंगी फिर आते ही? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार और जो जांच है, जो पुलिस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो तो अपना काम करेंगी ना, वो तो करेंगी। आप आते हैं पार्टी में तो इस शर्त पर थोड़ा आते हैं कि आपके सारे पिछले कुकर्म माफ, आपने जितना पाप किया है पिछली बार, हम कहते हैं कि हम सरकार में हैं, कल दूसरी पार्टी खुदा न खास्ता आती आने की संभावना तो नहीं है अगले 15-20 साल। और अगर हम कोई गलती करते हैं और जांच होती है, ये शिवपाल जी की तरफ से शर्त आई कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा लेकिन सारी जांचें बंद होनी चाहिए, तो क्या फिर भी? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के प्रस्ताव अगर आने लगे और पार्टी इस पर झुकने लगे, तब तो जो हम जनता के बीच में हमारी जो इमेज है, देखिए हमारी इमेज पार्टी में जनता के बीच में इसीलिए है कि यह एक लोकतांत्रिक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि नेताओं पर विश्वास होना आज के तारीख में मुश्किल है। ओपी सिंह साहब, ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ है, बुरा न मानिएगा, कि जिन लोगों को आपने पानी पी के गालियां दी वो आपकी पार्टी में चुनाव के समय आगे जांचें सब ठंडे बस्ते में चली गई। तो अचानक ऐसे ही सवाल मेरे में आ गया कि कहीं सूत्र मेरे ही बता रहे हैं कि भाजपा में यदि ऐसा कुछ ज्यादा सम्मान प्रसपा के अध्यक्ष को नहीं मिलता है तो भाजपा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है कौशिक जी, आपका सवाल और आशंका दोनों वाजिब है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो आपको अंतर मालूम होगा ना कि पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या है, इन दोनों में अंतर है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ का, जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बेईमानी, अकर्मण्यता। आप बताइए ना सुनील कौशिक जी, आप ये बताइए किस सरकार में आप पत्रकार रहे हैं 86 IAS और IPS के खिलाफ कार्रवाई हुई है? आप बताइए ना, किसी सरकार में हुई है? नहीं, ये तो बिल्कुल क्या आपने ये भी नहीं, आपकी बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी बात से ओपी साहब बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ी कार्रवाइयां आपकी सरकार के रहते हुई हैं, पर कोई IPS को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढूंढ पाई, ये भी आपकी सरकार में हुआ है। 100 विधायक धरने पर बैठे हैं, ये भी आपकी सरकार में हुआ है। खैर चलता है, लोकतंत्र है ये। लेकिन मेरा ये कहना है, आप आज की डिबेट में
क्या आप इशारा करेंगे, स्वागत करेंगे शिवपाल जी यादव जी का यदि भाजपा में आते हैं तो? नहीं जी, अच्छा ही बताइए, अर्पणा यादव आई तो हमने स्वागत नहीं किया। कल शिवपाल जी को अगर तनाव मिलता है, उनका सम्मान होता है और वो पार्टी से निकल करके कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं, तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका, बिल्कुल स्वागत करेंगे। चलिए सुनील जी, मेरा अगला सवाल आप ही से होगा। गठबंधन को लेकर बात हो रही है, जयंत चौधरी का भी नाम लिया गया। जयंत चौधरी को लेकर कई सारी अटकलें भी उठ रही थी। फिलहाल हम जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो इस गठबंधन को भी लेकर बात कर ही लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की बात कही गई है जयंत चौधरी की तरफ से? नहीं, देखो परिवारवाद कुछ नहीं होता है, जनता चुनकर के भेजती है। देखो परिवारवाद के आरोप में मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि यदि जनता के दरबार में आप जाते हैं और जनता उस बात से सहमत है कि परिवारवाद को बढ़ाना चाहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने बड़े अपराधी हैं जो जेल में रह करके भी चुनाव लड़ते हैं, या तमाम सैकड़ों की संख्या में जिन पर मुकदमे, वो भी कहते हैं कि हम जनता के दरबार में जाते हैं, जनता भेजेगी सदन में, तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनता को भेजती है और सदन उनका सम्मान भी करता है। तो ये परिवारवाद के आरोप लगाना मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कम से कम पार्टी में लोकतंत्र रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर उनका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। थोड़ा यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन यदि लोकसभा और विधानसभा से लोग चुन के आते हैं और वो मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका कार्य होना भी चाहिए क्योंकि जनता ने उन पर मोहर लगाई है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुने भी जाएं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी चाहे आप पश्चिम बंगाल में तृणमूल को ले लो, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ले लो, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो एक ही लोगों ने चलाए और वो चल रहे हैं इस समय, लेकिन जनता सहमति दे रही है। यदि जयंत चौधरी को पिछली एक बार सीट आई, वो एक बार भी बीजेपी में जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इस बार 8 सीटें आई हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ने उनको 8 विधायक दिए हैं। अभी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात का सवाल है। लेकिन मुझे ये लगता है क्या 2024 की जो लोकसभा की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्या 2024 तक समाजवादी पार्टी के संग लोकदल भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, या स्वसपा भी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, या प्रसपा भी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये थोड़ा सा मुझे इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं, कि आपको उनको कैसे साथ के रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बहुत कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब आगे की आपको राजनीति करनी है। और ये मैं कह सकता हूं कि अगर 5 साल में समाजवादी पार्टी ने ठीक से विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तो भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मेरा आकलन कहता है कि उत्तर प्रदेश फिर गुजरात और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये समाजवादी पार्टी, सारे लोग जानते भी हैं इस बात को लेकर के कि एक बार जब पार्टी स्थापित हो जाती है तो थोड़ा सा उसको हटाने में बहुत मुश्किल होती है। और आज नेता प्रतिपक्ष का पद लेकर के अखिलेश जी ने बहुत बड़ी बात की है, ठीक है कि नहीं। यदि आप विपक्ष की भूमिका में रह करके सरकार को घेरेंगे, और इस बार आप देखेंगे जब विधानसभा चलेगी तो बहुत वैसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है माइक भी टूटे, हो सकता है कुर्सियां भी फेंकें, लेकिन हाँ अब सरकार जो चाहती है मनमानी तरीके से वो नहीं कर पाएगी। एक बार के लिए जब विपक्ष मजबूत होता है तो छोटे छोटे मुद्दों को भी विधानसभा में उठाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगला इलेक्शन यदि उनका नहीं हुआ तो थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डीपी यादव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, लोकसभा चुनावों को लेकर काफी कुछ तैयारियां अभी से ही देखी जा रही हैं, लेकिन अगर हम प्रसपा को लेकर बात करें, जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही है, क्या लगता है सपा के साथ रहेंगे या फिर कुछ अलग ही कर दिखाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोमल जी, मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भाजपा को हटाने के लिए जो गैर भाजपावाद का नारा दिया है, उसको हमेशा उसके लिए वो तैयार रहेंगे। और उत्तर प्रदेश से कम भारतीय जनता पार्टी को जो आने वाला, चाहे लोकसभा का चुनाव 2024 का हो, चाहे 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। इसके लिए जो भी कवायद करनी पड़ेगी, चाहे सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे सदन में संघर्ष करना पड़े, नेता हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए, अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे, क्या जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई उनके लिए यही महत्वपूर्ण था कि लोगों को 50 किलो अनाज पे तोल दिया जाए? बेरोजगारों के लिए क्या ये नौकरी का ऐलान नहीं कर सकते थे? उसका ये रिजोल्यूशन नहीं पास करा सकते थे कैबिनेट से? लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी इनके लिए प्राथमिकता में नहीं है। ये चाहते हैं कि केवल 5 किलो अनाज दे, लोगों का पेट भरता रहे, लोग केवल वोट देते रहे। देखिएगा, ये इस योजना को बेरोजगारी पर भी बात कर लेंगे इनसे, हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि अनाज भी बेहद जरूरी है, अनाज देना भी तो उतना ही जरूरी है।
जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ ना जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने बेरोजगारों से वादा किया था कि हर एक घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, उसके बारे में ये क्या किए? ये पहली कैबिनेट में क्यों नहीं इन्होंने इसके बारे में बात की? चलिए हम इनको फिर भी समय देते हैं 6 महीने का। अगर 6 महीने तक ये नहीं उस बारे में करते हैं तो निश्चित रूप से जो समाजवादी गठबंधन है, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, सड़क से लेकर के सदन तक इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गठबंधन की लेकर के, तो इन्होंने किससे गठबंधन किया? इनका गठबंधन किससे कितना दिन चला? क्या ये बताएंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना से इनका गठबंधन क्यों टूट गया? इनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में पीडीपी से क्यों टूट गया? इन्होंने तो बिहार में नीतीश कुमार बारे में क्या नहीं उल्टा सीधा कहा, फिर उन्हीं से जाकर के मजबूरी में गठबंधन करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें न करें। हाँ, ये चलिए सही बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश का आदर करते हुए ये उत्तर प्रदेश को एक विकासोन्मुखी राज्य की तरफ ले जाए और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो सेवा करनी है ये सेवा करते रहे। नहीं तो जो लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, इसके लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, समाजवादी गठबंधन सड़क पे संघर्ष करेगा और सदन में भी संघर्ष करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जान बचने नहीं है। ये इस भ्रम में न रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो जो मनमानी हम करना चाहेंगे वो मनमानी करेंगे। देखिए, इस बार तो मनमानी जनता भी सहन नहीं करेगी। जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। फिलहाल भुवन जी आपके पास आना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की जो दलीलें हैं, लगातार हम गठबंधन को लेकर भी बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो रालोद के साथ हो या फिर प्रसपा के साथ हो। हम गठबंधन क्या 2024 में भी देखेंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारे गठबंधन के लोग चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और ये जो आज का जो विषय हुआ है, केवल इसीलिए ये विषय हुआ है कि उनके संज्ञान में ये विषय नहीं रहा कि आज जो बैठक है समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक है और वो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सम्मानित माननीय अखिलेश यादव जी उनका चाचा की हैसियत से प्लस नेता की हैसियत से प्लस एक ऐसे व्यक्ति जिनको सभी लोग सम्मान करते हैं उनके, और हमारे माननीय अखिलेश यादव ऐसे नेता है, वे उनका तो छोड़िए विपक्ष के नेताओं का भी बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई आदर देना चाहता है सभी को तो माननीय अखिलेश यादव जानते हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना मुझको लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। माननीय अखिलेश सुनील जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। यदि किसी और दल का नेता किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ता है और उसी के सिंबल पर वो चुनाव जीतता है तो कौन सी पार्टी का विधायक कहलाएगा? वो तो निश्चित तौर से संवैधानिक बात की जाए तो आप शिवपाल जी की कह रहे हैं। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और निश्चित तौर से आज बुरा हुआ है। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत के रूप से आज उनको जाना चाहिए था। प्रसपा का आप कोई मतलब नहीं रहता है, तो गठबंधन की कोई बात होती है तो ठीक है, लेकिन आज स्थिति में विधानसभा में आप बात करेंगे या विधानसभा में जो भी सूची जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो एज ए उनके पार्टी के विधायक के रूप में जाएगी और कोई भी कार्रवाई है तो उन पर होती है। जैसे आज वो समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं या कुछ लोग जाते हैं तो वो भी 2/3 बहुमत का भी एक कानून जो है कि इससे ज़्यादा विधायक जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, तो वो भी उन पर कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है, जितनी भी वैधानिक तरीके से विधानसभा में जो भी विधायक के खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं या सुविधाएं मिल सकती हैं वो उनको प्रसपा के रूप में नहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में मिलेंगी। अब राजनीतिक रूप से आप कुछ भी कहिए कि वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं वो, और समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत से आज की मीटिंग में उनको उपस्थित होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए भुवन जी, अब आज की विधायक दल की बैठक को लेकर बात कर लेते हैं। आपने कहा सपा के ही विधायक, तो सपा के ही विधायक हैं शिवपाल यादव। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूँ, कानून का भी विद्यार्थी हूँ। इस हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ टेक्निकल समस्या के कारण कुछ टेक्निकल समस्या उनके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सिंबल में हो गई थी, वो पूरे प्रदेश से छुपा नहीं है। तो इसके तहत वो साइकिल सिंबल से लड़े थे, लेकिन बार बार आप शिवपाल जी ने भी कहा है और माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है कि वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका केवल हमारे से गठबंधन हुआ है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता के बीच में भी उनको प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान दिया है। तो ये बातें करके जो जिनके भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति होती है अपना घर संभलता नहीं दूसरे के घर में दखलांदाजी नहीं, ये तो भस्मासुर है। मैं आपके चैनल में पहली बार कह रहा हूँ, इन्होंने तो एक पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया। बिहार में तो उन्होंने वीआईपी पार्टी का मुकेश सहनी को बेघर कर दिया। इन लोगों पे कौन विश्वास करेगा?
लेकिन ये सवाल तो आपसे ही हो रहा था। फिलहाल ओपी जी आप ही के पास आना चाहूंगी। कई सारे मुद्दे हम गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के साथ जो गठबंधन चलने वाली बात कही उसको लेकर आपसे जवाब लूंगी। और जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपने डीपी यादव जी को सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी मुक्त राष्ट्र की बात कही जाती है प्रसपा की तरफ से लगातार। क्या देखिए ठीक है, प्रसपा और सपा के प्रवक्ता ने जो अपनी भावनाओं को आपके चैनल पर प्रकट किया है, एक तो यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी को ये भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर नजर आ रही है। इनको ये पता नहीं है, भैया क्षमा करिए, हमने आपकी पार्टी को नहीं खाया है, इस प्रदेश की जनता आपकी पार्टी को बार बार खा जा रही है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी का दोष है। दूसरी बात यह है कि जब आप जनभावनाओं के अनुरूप नहीं चलेंगे, देखिए हमारे डीपी यादव जी, ये शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता है, शिवपाल यादव जी कितने अच्छे नेता हैं, लेकिन अगर जनभावनाओं के अनुरूप ही नहीं चलेंगे तो इनकी प्रसपा क्या चलेगी। अरे एक ठो सीट मिला, एक ठो सीट जीते, वो अभी सीट कहाँ है, प्रसपा में है कि सपा में है, उसकी लड़ाई लड़े। और मुझे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में जब जब सरकारें बनी है, पहली कैबिनेट में जो भी बैठक हुई है वो जन कल्याणकारी हुई है, गरीबों के लिए हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले इस प्रदेश के किसानों की समस्याओं को देखते हुए 36,000 करोड़ 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस बार हमारी सरकार बनी, इस कोविड महामारी में हमारे गरीबों को, जो गरीबों के लिए हमने अन्न योजना कोई एहसान नहीं किया है। आप ये बताइए कि अगर ये सोचते हो, ये सुनने की मात्रा नहीं रखते, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर खाद्यान्न योजना गरीबों को मिल रहा है तो इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। अगर गरीबों को 70 साल बाद पहली बार आवास मिल रहा है तो ये मैंने एहसान नहीं किया। अगर गरीबों को फ्री बिजली मिल रही है तो ये हमने एहसान नहीं किया। अगर उज्ज्वला योजना में उनको लाभ मिल रहा है तो हमने कोई वो नहीं किया। जनधन, मेरा कहने का मतलब ये, जन कल्याणकारी योजनाओं को भैया आप भी लागू किए होते, तब तो आप परिवार के 5 बिंदु थे। सत्ता कौन चलाएगा, डिसीजन कौन वाला कौन लेगा, पूर्वांचल किसके हिस्से में है, पश्चिमांचल किसके हिस्से में है, नोएडा और वो किसके हिस्से में है, लखनऊ किस, तो भैया लूटने का काम करोगे। और सुनो, अब वो दिन लद गया। ये कौशिक जी बताएं, 2014 के चुनाव से परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने टाटा कर दिया है। और अगर यही इनकी रवैया रही कि नहीं हम परिवारवाद चलाएंगे ही, ठीक, तो जैसे केंद्र, ठीक है डीपी यादव जी, मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। पार्टी का भी यही हाल होगा। जी डीपी जी, फाइनल कमेंट, आपका फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा को लेकर। जी देखिए, निश्चित रूप से जो 2024 के बारे में आपने बात किया था, तो ये गठबंधन रहेगा। मैं निश्चित कर दूं, हाँ। और हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी गैर भाजपावाद के साथ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हर त्याग और संघर्ष करने के लिए वो तैयार हैं। चलिए भुवन जी, आपका फाइनल कमेंट। बंधन जो है निभाना कोई माननीय अखिलेश यादव जी से सीखे। वो सबका सम्मान करते हैं और विपक्ष के लोगों का भी सम्मान करते हैं। उनकी भाषा बड़ी मर्यादित रहती है। हमने 2022 के चुनाव में देखा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, उन्होंने एक पारिवारिक टिप्पणी भी माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सम्मान करना, विपक्ष के नेता की हैसियत से भी उन्होंने सबका सम्मान करके दिखाया। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे सबके प्रिय है। और निश्चित तौर पे ये कोई जो भी आज घटना घटी है, 28 तारीख को वो सम्मान बैठक में आएंगे और उनका सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने, तस्वीरें भी 28 मार्च को साफ हो जाएंगी कि क्या निष्कर्ष रहता है। ओपी जी 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। हमारा 10 सेकंड में यही है, क्या कहते हैं कोमल जी की समाजवादी पार्टी का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, इस तानाशाही पूर्ण रवैया के कारण आज अर्पणा यादव आई हैं। कल इनकी तानाशाही रवैया से समाजवादी पार्टी का कुनबा का
कौन सदस्य कब किस पार्टी में चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं सुनील जी, है। तो आप उस आपका दिन की फाइनल प्रतीक्षा कमेंट होंगे मैं। करिए कि अखिलेश यादव- ठीक है डीपी जी, आपका कमेंट ले चुकी हूँ मैं, सुनील जी को बोलने दीजिए। सुनील जी, आपका फाइनल कमेंट। कमल, देखो अखिलेश जी को ये समझना पड़ेगा कि 2024 बहुत दूर नहीं है और लगभग सारे राजनीतिक दलों से आप गठबंधन कर चुके हैं। ये आपकी बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि गठबंधन में कोई भी आपके साथ है वो नाराजगी उसकी न रहे और 2024 की तैयारी कैसे विपक्ष में रह करके भाजपा से आप कर सकते हैं उसकी मुझे लगता है बड़ा दिल करके ईमानदारी से अच्छे एडवाइजर यदि आपके साथ हैं तो उनको रख करके ये सब चीज़ें छोटी मोटी राजनीति में होती रहती हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी इसका निश्चित तौर से फ़ायदा उठाएगी। अखिलेश जी को ये समझना पड़ेगा कि हमारे गठबंधन में, हमारे परिवार में ऐसी कोई बात मीडिया के माध्यम से न पहुँचे, जनता के बीच न पहुँचे, जिससे कि वो कमज़ोर महसूस कर सकें। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि सपा का गठबंधन जब हम देख ही रहे हैं तो अन्य दलों से भी जो गठबंधन है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो गठबंधन अब तो ये पार्टी जो जिन जिन छोटे छोटे दलों से होती है, छोटे छोटे दल इतना नहीं हो सकते कि वो अपनी पार्टियों को चला सकें। निश्चित तौर से वो सत्ता के साथ रहना चाह रहे हैं। ये अखिलेश जी के साथ एक बड़ी चुनौती है कि 5 साल तक बीजेपी को गठबंधन बहुमत मिला है, 5 साल तक वो सत्ता में रहेंगे। क्या वो छोटे दल जिन्होंने गठबंधन आपके साथ किया है, क्या वो बिना सत्ता के रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? तमाम ऐसी चुनौती कार्यकर्ताओं को भी धरातल स्तर पर मिलती हैं और तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं। मुझे लगता है तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे काम हैं जहां सरकार का सहयोग होना चाहिए, होना भी चाहिए और होता भी है। क्या वो छोटे छोटे दल बिना सत्ता के रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? और दूसरी बात, क्या वो सम्मान या वो मैं कह सकता हूं घर जैसी स्थिति का माहौल अखिलेश जी उनको साथ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अखिलेश जी को भी समझना पड़ेगा। और छोटे छोटे राजनीतिक दल, चाहे जैसे प्रसपा साहब रहे हों या लोक दल की बात कर रहे हैं, एक दो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं और कुछ छूट भी गए हैं मुझे लगता है, जो 2022 में जिनके साथ गठबंधन नहीं हो पाया। तो लगता है कि उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ होते तो क्या कुछ और फायदा मिलता, ये भी अखिलेश जी को समीक्षा करनी पड़ेगी। और 2024 के चुनाव में क्या उनको साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या उनका साथ रखे, क्या वास्तव में मजबूत होंगे? ये सारी चीजों की समीक्षा करने की समाजवादी पार्टी को आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो परिवार में रार किस हद तक जाएगी या फिर 28 मार्च को ये जो बैठक होने जा रही है सब कुछ सुलझ जाएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.